1 minute to go. It is 8:30 now, but still people are joining. So with all your consent, let us wait for 2 more minutes. By 8:32, we'll definitely start the session. Just 1 minute to go. Okay, let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 103rd program from the platform of Let's Grow Together. पहले रखो स्वास्थ्य का ध्यान, फिर करो सारे काम. स्वास्थ्य ही असली सोना है, जो स्वस्थ नहीं उसे जीवन भर रोना है. दोस्तों, आज हम अन्न ही परब्रह्म और अन्न ही जीवन यानी कि स्वास्थ्य और फूड की बातें करने वाले हैं. एक सिंपल सी स्टोरी से ये बात बताना चाहूंगी. किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था. उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था. लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था. एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी इसकी सेहत का रहस्य जानने को उत्सुक हो गए. राजा ने अपने गुप्तचरों को शंकर पर नजर रखने को कहा. अगले दिन उन्होंने देखा शंकर सुबह में उठकर कहीं जा रहा है. वे भी उसके पीछे पीछे जाने लगे. शंकर तेजी से चला जा रहा था. मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक गुप्तचरों की नजर से गायब हो गया. गुप्तचर वही उनका इंतजार करने लगे. कुछ देर बाद वो लौटा और उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और वे उन्हें खा रहा था. गुप्तचरों को लगा इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ रहता है. अगले दिन दरबार में राजा ने शंकर को हाजिर करने का हुक्म दिया. राजा बोला, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं. बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है. शंकर थोड़ी देर सोचकर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ. वो मेरी सेहत का रहस्य है. ठीक है, चलो हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ कि वो कौन सा फल है.
सभी लोग पहाड़ी पर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें बेर के पेड़ के पास लेकर जाकर बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होकर बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, और मैं जो फल खाता हूँ वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है, और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। दोस्तों, अच्छी सेहत सिर्फ खान पान से नहीं आती है, बहुत सारी बातें और भी हैं जो सब जुड़ के सेहत को बनाते हैं। एक बात बताऊं, चबा चबा के खाने से भी सेहत बनती है, ऐसा आज के हमारे स्पीकर का कहना है। तो दोस्तों, आइए आज हमें ऐसे ही कुछ टिप्स बताने वाले हैं मिस्टर राजेश पटेल जी, जो हमें फूड इंजीनियरिंग एंड योगाहार के बारे में काफी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर देंगे। इनकी इस आहार पद्धति को विशाल समुदाय ने अपनाया है और अच्छा स्वास्थ्य भी पाया है। राजेश जी को आपसे रूबरू कराऊं उससे पहले मैं उनके परिचय के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, बहन, लोग मुझे जाने उससे अच्छा है कि वो टाइम आप मुझे दो जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सिर्फ उतना ही कहूंगी उनके बारे में कि पिछले 10 साल से ये आहार पद्धति पे काम कर रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा सेमिनार उन्होंने किया है, जो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। YouTube पर 850 से भी ज्यादा उनके वीडियोस अवेलेबल है। उन्होंने ये योगाहार द फूड इंजीनियरिंग, इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। सो डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, help me inviting very modest personality, naturopath, green doctor, श्री राजेश भाई पटेल। राजेश भाई, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू सर। धन्यवाद। आप सब योगी आत्माओं का मेरा नमन। आज आपने हमको आपके साथ रूबरू करने का जो मौका दिया है उसके लिए आपको सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हम समय बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1 घंटे में हम हमारी जो पूरी सिस्टम है उसको पूरी तरह नहीं समझा पाएंगे, लेकिन ओवरव्यूज के हिसाब से हम छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहेंगे। तो जो मेरी बातें आपको जो बतानी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो क्षमा करना, कहीं कोई गलत शब्द बोल जाओ तो मैं पीपीटी के जरिए मैं आपको सारी बातें बताने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं अपनी एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं और उसी के ऊपर ही मैं बातें करता रहूंगा। तो सबसे पहले आपका ये 103 नंबर का जो एपिसोड है जिसमें मुझे मौका दिया है बहन ने, तो उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। योगाहार कहाँ से आया? तो मैंने योग की पढ़ाई की, आहार की पढ़ाई की, फूड एंड न्यूट्रिशन, नेचुरोपैथी, योग सब पढ़ा। फिर उसमें से मुझे ऐसा लगा कि भी योग के साथ आहार इतना ही जरूरी है। मैंने योगा में भी मास्टरी की है। देखिए, ये कैसे बाबा रामदेव की तरह मैं ये नौली क्रिया सिखाता हूँ लोगों को किस तरह की जाती है। तो ये योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग है, गृहस्थ है, सबके लिए ये बातें काम की है। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का दिन कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम लगेगी। मेरी ये पुस्तक भी है, उसकी 3000 कॉपी सोल्ड हो चुकी है और नई एडिशन तैयार हो रही है।
ये बातें करने से पहले आपको मैं 2 डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जिससे आपको थोड़ा मेरी बातों पे भरोसा पड़े। ये डॉक्टर यशवंत छाटबार है, जो बीजे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनके हाथ नीचे आज तक 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स तैयार हो चुके हैं। ये साहब जब रिटायर हुए तो उनको एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी, प्रोस्टेट और गले का कैंसर तक की समस्याएं हो गई थी। अब इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े डॉक्टर अपनी डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी जैसी छोटी बीमारी, कैंसर की बात तो अलग है, लेकिन इतनी छोटी बीमारी भी क्योर नहीं कर पा रहे थे, मेंटेन कर पा रहे थे। उनकी मिसेस है, वो भी नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर है। वो खुद एक एक फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी। उसके घुटनों में इतना दर्द था। तो ये बहन ने हमारी बातें सुनी, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आहार से थोड़ी बीमारियाँ चली जाती है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने बोला, "नहीं, नहीं, ये ऐसा मैं मानता नहीं हूँ।" तो बहन मक्कम होके हमारे सेमिनार अटेंड किए, उन्होंने प्रयोग किया और वो 1 ही महीने में ठीक हो गई। फिर डॉक्टर साहब को इंटरेस्ट लगा कि नहीं, इसमें कुछ जादू ही लग रहा है, कुछ अच्छा है। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने भी हमारी बातें सुनी और उन्होंने खुद ने अपनी सारी बीमारियाँ ठीक की है। आज वो बिना दवाई से जी रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी ओहदे वाले डॉक्टर जब कोई बात बोलेंगे, तो आपको थोड़ा मेरी बातों पे ज़्यादा भरोसा रहे इसके लिए। ये दूसरे डॉक्टर है आयुर्वेद के एमडी डॉक्टर। एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आप सबको पता है। तो आयुर्वेद की जितनी दवाइयाँ हैं, उसके सारे के मास्टर हैं। फिर भी ये डॉक्टर साहब को आर्थराइटिस और सोराइसिस इतना भयंकर था, वो खुद चल नहीं पाते थे। तो वो भी हमारे सेमिनार में आए, उन्होंने 1-2 महीना प्रयोग किया और ठीक हो गए। फिर उन्होंने हमको सामने से फ़ोन किया कि साहब आपकी बातें सुन के हमने प्रयोग किया तो हम ठीक हो गए और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो उनका भी मैंने मेरी बुक में ये प्रिंट करवाया था। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों प्रकार के डॉक्टर्स में इन्हें इसीलिए लिए हैं कि दोनों पद्धतियाँ अच्छी है। लेकिन जो हम गलतियाँ करते हैं जिसके कारण हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर हमको कभी कोई नहीं बुलाते, लेकिन हम खुद चले जाते हैं। तो हम क्यों जाना पड़ता है हमें, ये बातें हमको समझनी है। तो मैंने योग जो पढ़ा, लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में से मैंने योग का अभ्यास किया, तो वहाँ महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ाया गया। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कि भाई आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको पतंजलि के अष्टांग योग को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करना है। तो ये मोक्ष यात्रा पे आपको आगे बढ़ना है, तो पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। और यम यानी कि ड्यूटीज, हमारी फर्ज है। इसमें 5 फर्ज में सबसे पहले लिखा है सत्य। तो मैंने सत्य का जो मतलब समझा है, वो यही है कि हमारे जीवन में जो-जो घटनाएँ बनती है, इसके पीछे जो मूल कारण है, जो रूट कॉज़ है, उसको समझ लेना ज़रूरी है। हमारे शरीर में जब बीमारी आती है, तो बीमारी आने के पीछे कोई न कोई कारण तो है ही। बिना कारण इस दुनिया में कुछ नहीं बनता है। कोई घटना बिना कारण होती ही नहीं है। हाँ, तो ये उसके पीछे कारण ढूँढने पड़ते हैं। तो सत्य को मैंने पकड़ा। दूसरा नियम के अंदर था सोच। अब सोच का मतलब होता है सफाई। किसकी सफाई करनी है? तो महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में बताते हैं कि आप शरीर की सफाई करोगे, तो शरीर की बीमारियाँ जाएगी और मन की सफाई करोगे, तो लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रह पाएँगे। हाँ, तो ये सोच, मन और तन दोनों की सफाई ज़रूरी है जीवन के अंदर। ये 2 शब्दों के ऊपर मैंने सोच करके ये योग आहार शब्द ले आया हूँ मैं।
तो आज पूरा टॉपिक हमारा शरीर की सफाई और जो बीमारियों के पीछे जो कारण है उसके ऊपर चर्चा करनी है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा बॉडी भगवान ने जो बनाया है वो कौन-सी प्रकृति का है, शाकाहारी है या मांसाहारी है? पहले ये तय करना पड़ेगा। फिर हम अपनी जो प्राकृतिक शरीर की डिज़ाइन है बॉडी की, उसके हिसाब से हमको उसके नियमों के ऊपर चर्चा कर पाएँगे। तो हमारा बॉडी 100% वेजिटेरियन है। क्यों है? तो ये सिग्नल बता रहे हैं। देखो, वेजिटेरियन प्राणी के नाखून जो होते हैं, वो एकदम फ्लैट चपटे होते हैं। गाय, भैंस, गेटा, बकरा, घोड़ा, गधेरा, हाथी सबके नाखून देखिए चपटे ही है, हमारे भी चपटे हैं। और जो मांसाहारी होते हैं उसके नाखून तीखे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। वाघ, वरुण, रिंछ, सियार, चीता, दीपड़ा, कुत्ता, बिल्ला सबके देख लो, उसके सारे के पॉइंटेड है। दूसरे होते हैं दांत, शाकाहारी के दांत लंबे होते हैं, 2-2 ऊपर-नीचे, मांसाहारी को लंबे नहीं होते। तीसरा होता है पानी पीने की स्टाइल। हर शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो मुंह पानी में डालता है और शक करके पीता है, और मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से लब-लब करके पीता है। हम अपने हाथ में पानी भर के जब पानी पीते हैं तो क्या ऐसा करते हैं? जीभ निकाल के पीते हैं? नहीं, खींच के पीते हैं। तो हमारी पानी पीने की स्टाइल भी शाकाहारी जैसी है, मांसाहारी का कोई लक्षण नहीं है। चौथा है खाने का तरीका। मांसाहारी कुछ भी मुँह में लेगा खाने के लिए तो वो बिना चबाए सीधा जठर में डाल देगा। वो कभी कुछ चबाने रहता नहीं है। और हर शाकाहारी प्राणी जो भी खाएगा, मुँह में वापिस लाके उसकी जुगाली करेगा, चबा-चबा के रस करेगा और वापिस पेट में वापिस भेजेगा। हम भी खाने बैठते हैं तो चबा के ही खाते हैं, बिना चबाए नहीं खाते हैं। तो ये बाहर से दिखने वाले सिग्नल हो गए। अंदर क्या फ़र्क होता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी की छोटी आंत की लंबाई में चेंज होता है। मांसाहारी की छोटी आंत थोड़ी छोटी होती है लंबाई में, शाकाहारी की लंबी रहती है, क्योंकि शाकाहारी खुराक को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो होता है स्टमक में, जठर में। यहाँ चित्र में आपको एक टाइगर दिख रहा है और इसके आगे एक खरगोश है। अच्छा, ये टाइगर जब खरगोश को खाने के लिए मुँह में लेगा, तो क्या खरगोश की हड्डियाँ चुन-चुन के बाहर निकालेगा या हड्डी के साथ पूरे खरगोश को खा जाएगा? पूरा खरगोश खा जाएगा। अच्छा, खरगोश हड्डियों के साथ उसके जठर में चला गया। अच्छा, मांसाहारी प्राणी के जठर से आगे जो होता है वो छोटी आंत होती है। उसकी छोटी और आंत और शाकाहारी प्राणी की छोटी आंत दोनों पतली ही होती है। हमारी जो लास्ट फिंगर है इतनी पतली ही होती है। अब ये खरगोश की हड्डियाँ जठर में गई टाइगर के, अब वहाँ से जब छोटी आंत में जाएँगे तो ये हड्डियाँ फँसेगी ना। अच्छा, फँसती तो दोबारा खाता क्या? वो खा रहा है इसका मतलब है हड्डी फँसती नहीं है। तो हड्डी कहाँ गई? क्या उसके जठर में क्या ग्राइंडिंग मशीन होता है हड्डी को तोड़ने के लिए? ऐसा तो होता नहीं है। तो हड्डी वो मुँह से बाहर नहीं निकलता, छोटी आंत से आगे निकल के पीछे निकलता नहीं है, तो हड्डी जाती कहाँ है? बस ये बात समझ लेनी है। तो ये हड्डी जठर में ही पिघल जाती है और ये पिघलने की ताकत उसका जठर में होती है। तो ये मांसाहारी प्राणी को भगवान ने बोला है कि तुमको जो भी खाना है, तुम बिना चबाए खाते रहे। तुमको चबाने की ज़रूरत नहीं, खाते रहो। बस तुम्हारा स्टमक उसको पिघाल देगा। लेकिन सामने शाकाहारी प्राणी जब कोई हरी पत्ती भी खाता है, तो उसको भी पचाने की ताकत नहीं है। इसके लिए उसको मुँह में वापिस लाना पड़ता है, जुगाली करके चबाना पड़ता है, रस करना पड़ता है और दोबारा वापिस उसको जठर में भेजना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि शाकाहारी प्राणी के जठर में एक हरी पत्ती को भी डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है। इसीलिए सब शाकाहारी प्राणी को चबाना कंपल्सरी है। तो आज हम शाकाहारी प्राणी की डिज़ाइन के हिसाब से, हमारी जो मर्यादा है कुदरत के हिसाब से, वो सारी बातें देखेंगे। यहाँ आपको 8 टॉपिक दिखाई रहे हैं। इसमें पहले 3 है सफाई के रिलेटेड है, बॉडी में कहाँ-कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, उसको कैसे निकालना है। दूसरे 3 टॉपिक है वो खुराक के ऊपर है। हमारा खाना कैसा होना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, ये सारी बातें समझनी है। और लास्ट 2 है वो सावधानी के टॉपिक है। तो ये 8 मुद्दे पे हम आज चर्चा करेंगे।
तो बीमारी आती क्यों है? तो इसके पीछे 2 ही कारण जिम्मेदार है, हम जो मानते हैं। पहला है शाकाहारी की तरह हम बिना चबाए खाते हैं और बिना चबाए जब हम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है और मैंने पहले आपको बता दिया कि हर शाकाहारी प्राणी को चबा के खाना कंपल्सरी है और हम जब चबा के नहीं खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर सारी बीमारी आने शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि मान लो आपने जल्दबाजी में खिचड़ी खाई, सींगदाना बिना चबाए आप खा गए, निगल गए और बाद में आपको पता चले कि चबाना रह गया, तो क्या आप वापस लाओगे मुँह में? वापिस तो नहीं ला नहीं सकते। आपके जठर में ब्लेंडर मिक्सर तो है नहीं, जो बिना चबाया हुआ सींग के मूँगफली के दाने को क्रश कर लेगा। तो आपकी मूँगफली का दाना जो है, वो आगे जाएगी छोटी आँत में। हमारे शरीर में करीब 25 से 28 फीट लंबी छोटी आँत होती है। तो ये छोटी आँत हमारी लास्ट फिंगर जो टचली उँगली जितनी पतली होती है और उसके अंदर का जो रास्ता होता है, तो हमारी बॉल पेन जितना छोटा रास्ता होता है। अब आप सोचो कि मूँगफली का दाना ये छोटी आँत में जाएगा तो फँसेगा कि नहीं फँसेगा? अच्छा, आपने क्या धक्का देने वाले रखे हैं क्या अंदर? कि ऐसा कोई माल आ जाए तो ज़रा धक्का दे देना भैया, ऐसा नहीं है। ये आपकी छोटी आँत को भगवान ने मुँह दिया होता ना, तो हर रोज़ आपको जगा के बोलता कि भैया ऐसा माल मत डाला करो, परेशानी हो रही है। हाँ, उसके सामने तो हम दिखते ही नहीं। तो एक सबसे बड़ी समस्या यही है। हम तो ऐसा मानते हैं कि 80% से ज़्यादा बीमारियाँ सिर्फ़ एक छोटी गलती से हो रही हैं। चबाते नहीं है बस। दुनिया भर के काम करने का टाइम मिल जाता है, चबा के खाने का नहीं मिलता है। और एक कई लोग बोलते हैं कि भई इतना काम है, खाने का भी टाइम नहीं है। कई लोग तो इतना ज़्यादा बोल देते हैं, मरने का भी टाइम नहीं है। इतने बिज़ी होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस धरती पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा धर्मगुरु हो, चाहे बड़ा डॉक्टर साहब हो, चाहे बड़े इंजीनियर हो या चाहे बड़े उद्योगपति हो। कोई भी व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक रखना है, तो शरीर को ठीक रखने के लिए 3 ऐसे कर्म हैं, ये 3 में से एक को टाइम देना कंपल्सरी है। पहला है चबा-चबा के खाने का टाइम देना पड़ेगा, तो उनका शरीर ठीक रह पाएगा, तंदुरुस्त रहेगा। कोई बोले मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, तो उनको उनके शरीर को ठीक रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज, कसरत करने का टाइम देना पड़ेगा। कोई बोलेगा मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है और डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है। कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर तो पता नहीं लेकिन अहमदाबाद में दुधेश्वर है, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा मान लो आपने नहीं चबाने का टाइम दिया, नहीं कसरत का टाइम दिया, नहीं डॉक्टर के पास जाने का टाइम दिया और आप 60-70 साल में ऊपर चले गए और भगवान ने तो आपको 100 साल जीने के लिए दिया था और आप 30-40 साल पहले जल्दी पहुँच गए भगवान के दरवाजे पे, तो क्या भगवान दरवाजा खोल के आपको अंदर थोड़ा बुलाएगा? वो तो ऐसा ही बोलेगा, "भई आप 30-40 साल जल्दी क्यों आ गए? 100 साल दिए थे, बाहर बैठो, आपकी 100 साल उम्र पूरी होगी तभी अंदर ले गए।" अब आप बाहर बैठे-बैठे कंटाल जाओगे और आप यहाँ नीचे वापिस आओगे, तो आपके शरीर को तो आपके घर वालों ने जला दिया होगा चिता में, स्मशान में, तो आप कहाँ जाओगे? आपने जहाँ बैठ के पूरे गाँव की बातें की थी, वहाँ जाके खड़े रहोगे, लोग आपकी बातें करते होंगे, आप लोगों की बात सुन पाओगे, लेकिन आपको कोई देख नहीं पाएगा। मतलब क्या होना पड़ेगा? भूत। अब आपको भूत नहीं होना है ना, तो चबा-चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा। जल्दी मर गए हैं तो भूत बनोगे, ठीक है? तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये धरती पे और लोगों की सेहत के साथ जुड़ी हुई ये छोटी बात लेकिन इतनी महत्व की है कि
आप सिर्फ लोगों को चबा के खाने की आदत डलवा दीजिए, आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है चबा चबा के खाना चाहिए। बच्चा बेचारा घर पे आके डाइनिंग टेबल पे शांति से चबा चबा के खाता होता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, मार मार के जल्दी कराती है, जल्दी फटाफट खा ले, मुझे मेरे बर्तन साफ करने हैं, दूसरे काम निपटाने हैं। तो मम्मियों को पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। और हमारे गुजरात में तो कहावत गुजराती में तो हम क्या बोलते हैं कि कई मम्मियां तो टोना भी देती है, बापा ની જેમ ઘૂઘરો હાંકરો છે, આવું गुजराती में बोले। मतलब ये गला सिकड़ गया है तो जल्दी खा नहीं पाता है। तो ये मम्मियों को पता नहीं है बच्चों की वो क्या दशा कर रहे हैं। तो और मैं जो बता रहा हूँ ये कितना सच है आप खुद तय कर पाओगे। कैसे? तो आपको क्या करना है, आपके सगा संबंधी में, सोसाइटी में, जहां भी रहते हो, आपको ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ लेना है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो, 80, 85 और 90 साल। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसको एक भी बीमारी ना हो इतनी साल उम्र के बावजूद। और उसकी खाने का तरीका आप चेक कर लेना, वो सारे लोग चबा चबा के खाते मिलेंगे, तभी 80-80, 90-90 साल तक उनको एक भी बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये रियलिटी है, आप सर्वे करोगे तो मिल जाएंगे ऐसे कई लोग। तो फिर चबा के खाने की आदत बहुत जरूरी है। अच्छा, चबा के खाने से दूसरा भी एक बेनिफिट मिलता है कि जिसके अंदर धीरज का गुण होता है वही धीरे धीरे चबा के खा सकता है। ये बहुत काम की चीज है। और बच्चे लोगों को आप ये चबा के खाने की आदत डाल दोगे तो इसका मतलब ये हो उसके अंदर धीरज का गुण विकसित होता है। धीरज का गुण का मतलब होता है मेडिटेशन, सादी भाषा में। और जो मेडिटेशन यानी कि ध्यान वाला हो जाता है, और जो ध्यान वाला हो जाता है वो बच्चा बस स्कूल में पढ़ने बैठता है तो उसकी मैडम या टीचर जो भी पढ़ाता है उसको याद भी रह जाता है, फिर वो बिना ट्यूशन से अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। और जो जो सुन जो जो ये ध्यान वाला हो जाता है, बच्चा धीरजवान हो जाता है, वो जब पेरेंट्स बच्चे को कुछ बोलते हैं तो वो ध्यान से सुन भी लेता है, समझ भी लेता है। लेकिन जिसके अंदर धीरज का गुण नहीं है, वो हम क्या बोलते हैं बच्चे सुन नहीं पाते हैं, और वो इसके मगज में जाता नहीं है, फिर क्लेश होते रहते हैं। तो बच्चों की लाइफ सुधारनी है तो मैं तो बोलूंगा कि पहले जमाने में एक बात बताया करते थे कि गुजराती में कहावत है कि सोटी वागे सम सम विद्या आवे धम धम। इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को चबा चबा के खाने के लिए मार मार करके भी सिखाओ, लेकिन एक बार वो चबा के खाने का सीख लेंगे ना तो पूरी जिंदगी वो बीमार नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आप सबको, और बच्चा तभी चबा के खाएगा जब पेरेंट्स उसका पालन करेंगे। आप जब चबाने के खाओगे का टाइम नहीं दोगे तो फिर आपके बच्चे आपको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, एक दारू पीने वाला भी ऐसा सोचता है कि मेरा बच्चा दारू नहीं पीना चाहिए, तो आपको ये सोच रखनी ही पड़ेगी तुम्हारे बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए, तो इसके लिए यही काम उसको सिखाना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा कारण है बीमारियों के पीछे वो है तीनों टाइम पकवान खाना। पकवान की व्याख्या क्या है? क्या मिठाइयाँ ही को पकवान बोलते हैं? नहीं, जो खुराक को आप पकाते हो उसको पकवान बोलते हैं। हम तीनों टाइम पकवान खाते हैं, उसके नुकसान क्या होता है? तो सबसे पहला नुकसान ये होता है, जो खुराक पक जाता है वो जल्दी सड़ जाता है। हाँ, आपने मान लो मूंग को अंकुरित कर दिया, आप उसको फ्रिज में रखो, पूरे हफ्ते के 7 दिन तक इसमें से आप थोड़े थोड़े मूंग खा पाओगे, वो जल्दी बिगड़ेगे नहीं। लेकिन वही मूंग को आप कुकर में डाल दो और गैस पे पका लो तो शाम को आपको फेंक देने पड़ेंगे। इसका मतलब जो पक जाता है वो जल्दी सड़ जाता है, शरीर में जाता है तो भी जल्दी सड़ जाता है। और शरीर में जाने के बाद जब बाहर निकलता है उसका कचरा मल के रूप में, तो इतना सड़ा हुआ निकलता है कि वो मल हम देखने के लिए राजी नहीं। और कितना गंदा होता है देखो, यहाँ आपको चित्र में एक चित्र दिखाई रहा है, एक गांव में गाय भैंस रखने वाली बहन
गोबर इकट्ठा कर रही है, तो क्या वो हाथ में ग्लोव्स पहनती है? नहीं, वो बिना ग्लोव्स पहने हाथ में गोबर पकड़ती है, तगारा भरती है, माथे पे रखती है और गड्ढे में डालने जाती है। अच्छा, यही बहन को आप बोलो कि गाय भैंस का गोबर आज रहने दो, ये रोड पे रहने वाले झोपड़पट्टी वालों की पोटी इकट्ठा करनी है, करेगी क्या? नहीं करेगी। अच्छा, पराये लोगों की तो नहीं करेगी, उनकी कुटुंब वाली या उनकी खुद की नहीं करेगी। हाँ, क्यों? पराये गाय भैंस का गोबर हाथ में पकड़ने के लिए राजी और खुद का गोबर देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हम गंदा खाते हैं? खाने में तो हम गरम-गरम मसालेदार टेस्टी-टेस्टी मुँह में पानी ऐसा खाते हैं दोनों तीनों टाइम। तो ये गंदा क्यों आ रहा है? अच्छा, गाँव की गाय का गोबर ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आकार बंद होता है, हाथ में पकड़ो तगाड़ा भरो ऐसा और गंदा नहीं होता है। और शहर में रहने वाली गायों का गोबर देखा है आपने? आकार ही नहीं होता है, रबड़ी होती है, वास गंदा गोबरा होता है। क्यों? तो ये खुराक के कारण है। गाँव वाली गाय क्या खाती है? हरा या सूखा घास खाती है, बिना पकाया कच्चा घास खाती है, इसलिए उसका गोबर हाथ में पकड़ने लायक है। और शहर वाली गाय क्या खाती है? हम जो खाना खाते हैं, वो सारा खाना हमारी गायों को खिलाते हैं, शहर में रहने वाली की। तो बस यही गंदगी ही सारी बीमारी की जड़ है। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो आज नहीं तो कल बीमार पड़ोगे, पड़ोगे, पड़ोगे। ठीक है? तो आधा कच्चा खाइए, आधा ही पकाया खाओ, तो ये शरीर में समस्याएँ आएगी नहीं। अच्छा, अब ये बिना चबाया तीनों टाइम पकाया खाते हैं, तो आंतों की दशा क्या हो जाती है, ज़रा वो भी देख लीजिए। देखो जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसकी आंत देखो बिना बीमारी वाले की आंत इतनी साफ-सुथरी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन है। हमारी मुँह की चमड़ी और आंतों की सेम होती है। अच्छा, ये देखिए, ये 35 साल की बहन है, चमड़ी की बीमारी है, हेडेक की समस्या है, भूख की समस्या है, उसकी आंत देखो कॉन्स्टिपेशन वाली। ये बिना चबाए खाती है, तीनों टाइम पकाया खाती है, आंतों में सड़ जाती है, ये आंतों में सड़न होके ये सारी आंतों में चिपक जाती है, तो फिर ये आंतों की हालत क्या होगी? बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगी? हाँ, इतनी गंदी हो जाती है। हाँ, जो बीमार है उसकी आंत को चेक करोगे ना, तो आपको ऐसी ही मिलेगी। अच्छा, एक 49 साल के भाई है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, जॉइंट पेन है, नर्वसनेस है, लेकिन उसकी आंत देखो, अंदर पैरासाइट है, यानी कि कीड़े हैं। गुजराती में उसको करमिया बोलते हैं। ये बिना चबाए खाएगा, जरूरत से ज्यादा खाएगा, सड़ जाएगा तो कीड़े भी पड़ेंगे उसके आंतों में। ये 21 साल की दिकरी है, उसको इम्यूनिटी कम हो गई है, एलर्जी हो गई है, अस्थमा हो गई है। देखो उसकी आंतों में फंगस हो गई है। ये 58 साल के भाई है, हाइपरटेंशन और दूसरी 2-3 बीमारियां हैं। देखो गांठें हो गई है अंदर। ये 45 साल की बहन है, ब्रेस्ट कैंसर है। देखो आंत कैसी हो गई है। और ये लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट, अब जो थोड़े दिन का ही मेहमान है, देखो सारा सड़ गया है। तो ये गंदगी ही बीमारी की जड़ है। हमको क्या करना है? शरीर में गंदगी इकट्ठा नहीं करनी है, इसीलिए चबा के खाओ, कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना तो गंदगी नहीं बनेगी। और आधा कच्चा खाओ, आधा ही पकाया खाओ। तीनों टाइम पकाया पूरा खाओगे तो अंदर समस्याएं आने के 100% चांसेस है। ठीक है? तो जो लोग बीमार है, उनको क्या करना है? उनकी जो आंतों में गंदगी चिपकी हुई रह जाती है, उसको साफ करना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग बीमार है, वो लोग सादे पानी का, नॉर्मल गरम नहीं, ठंडा नहीं और पानी में कुछ डालना नहीं है, ऐसे सादे पानी का एनिमा लेने से बीमारी 5 गुना झड़प से बाहर निकल जाती है।
अंदर की गंदगी साफ हो जाती है। तो एनिमा से आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। अब हम दूसरी गंदगी कहाँ इकट्ठा होती है? तो आपने जो खाया है खुराक, वो आंतों में जाता है, आंतों में से खुराक डाइजेस्ट होके खून में जाता है। बिना डाइजेस्ट हुआ कचरा छोटी में से बड़ी आंत में जाता है और मल मार्ग से निकल जाता है। अब जो खुराक डाइजेस्ट होके खून में गया, वो खुराक हमारे शरीर में या तो कैलोरी में खर्च हो जाना चाहिए, मेहनत करके खर्च कर लेना चाहिए, या तो मेंटेनेंस में खर्च हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो खर्च नहीं होता है, तो वो खुराक खून में घूमता रहता है, फिर वो कचरा बन जाता है। तो ये जो कचरा बन गया खून में, वो खून में कचरा खून के साथ घूमता रहता है और आपके शरीर के ऑर्गन के अंदर तक जाता है। तो ये खून में कचरा बढ़ जाता है, ऑर्गन में कचरा बढ़ जाता है और जहाँ-जहाँ उसका डिपॉजिट होने लगता है कचरा, वैसा-वैसा बीमारी बाहर आने लगता है। मान लो कि आपकी किडनी में कचरा इकट्ठे होने लग गया, तो आपकी किडनी में स्टोन हो गया। आपके लीवर में कचरा इकट्ठा हो गया, तो आपका लीवर फैटी लीवर हो गया। आपके पैंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो गया तो डायबिटीज हो गया, आपके हृदय में कचरा इकट्ठा हो गया तो ब्लॉकेज हो गया, आपके थायराइड ग्रंथि में कचरा हो गया तो थायराइड का रोग हो गया और मगज में कचरा इकट्ठा हो गया तो घर में झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब कचरे के ही परिणाम है और कुछ नहीं है। तो अब आपको ठीक रहना है, तो आपके शरीर में जहाँ-जहाँ जो कचरा इकट्ठा होता है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बड़ी आंत का कचरा एनिमा से निकालो, आपके खून की सफाई भी करनी है। अब खून में 2 प्रकार का कचरा इकट्ठा होता है, 2 प्रकार से होता है। एक तो खुराक का कचरा, जैसा खुराक वैसा कचरा। आप कच्चा खाओगे तो कम कचरा, पकाया खाओगे तो ज़्यादा कचरा। ठीक है? अच्छा, दूसरा कचरा खून में शरीर खुद पैदा करता है। हमारा खून घूमता रहता है। जैसे हमारी गाड़ी में हम इंजन ऑयल डालते हैं, इंजन के अंदर, गाड़ी जितना किलोमीटर घूमेगी, इतना ऑयल ज़्यादा काला हो जाता है। तो इसी तरह हमारा खून जो है हमारे शरीर का इंजन ऑयल है। तो ये जब खून घूमता है, तो घूमता हुआ खून खुद एक नया कचरा पैदा करता है और ये कचरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रवाही, दूसरा होता है वायु स्वरूप। आप दौड़ने जाओ, तो आपके पैर काम करते हैं, तो पैरों के खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वायु पैदा होता है, जमा होने लगता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पैरों में खून में इकट्ठा हुआ, वो घूमता हुआ फेफड़ों में आता है और आप जो श्वास निकाल रहे हो, वो आपके खून का कचरा निकाल रहे हो। तो वायु स्वरूप कचरा आपके फेफड़ों से निकल रहा है, लेकिन प्रवाही जो कचरा होता है, उसको बाहर निकालने के 2 रास्ते हैं। एक है यूरिन और दूसरा है पसीना। अच्छा, यूरिन को कौन बाहर निकालता है? किडनी। भगवान ने 2 किडनियाँ दी हुई है, आपके खून में प्रवाही कचरे को यूरिन के रूप में बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये दोनों किडनियाँ जब भगवान ने दी, तो बोल के भेजी थी कि तुम्हारा मकान मालिक कितना भी कचरा खा-खा करके इकट्ठा कर ले, तुमको तो तुम्हारे 2 हाथ से हो सके इतना ही कचरा निकालने का, यानी कि फिक्स पगारदार है। आप ज़्यादा खा के खून में ज़्यादा कचरा इकट्ठा करोगे, आपकी किडनी ज़्यादा कचरा निकालेगी नहीं। अब किडनी कचरा ज़्यादा निकाले नहीं, तो वो कचरा बाहर निकालने का दूसरा रास्ता कौन-सा बचा? पसीना, ठीक है? अच्छा, जो लोग 3 बार, 5 बार खाते हैं और मज़दूरी कर के पसीना निकालते हैं, उनके खून में कचरा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। वो लोग बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब कि जो लोग मज़दूरी करते हैं, पसीना निकालते हैं, वो लोग बीमार नहीं पड़ते। अच्छा, शहर में रहने वाले पसीना कितना निकालते हैं? नहीं। गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी। अब पसीना तो निकालने का बंद हो गया। अब शहर में रहने वाले लोग पसीना निकालते नहीं है, तो उनके खून में कचरा बढ़ ना जाए, बीमारी आए नहीं, इसके लिए सारे प्रकार के जगत के डॉक्टर, एलोपैथी से लेके आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, योग वाले, सब लोगों ने एक अद्भुत सलाह दी हुई है। सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। ये क्यों बताया है कि आप मेहनत करते नहीं हो, पसीना निकालते नहीं हो, तो 3 बार खाना नहीं चाहिए, 1 बार खाना छोड़ना चाहिए। अच्छा, कितने लोग रात को खाली पेट सो जाते हैं? कोई नहीं। सुबह में नाश्ते करना बैठते हैं, तो डॉक्टर साहब को याद करते हैं और रात को खाने बैठते हैं, तो डॉक्टर साहब को भूल जाते हैं। अब आपको ठीक रहना है और ठीक होना है। बीमारी निकालनी है या पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्त रहना है,
तो आपको 3 बार खाना नहीं चाहिए, 1 बार खाना छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अब रात को तो खाली पेट नींद आएगी नहीं, तो रात को तो खाना पड़ेगा। तो अब आपके पास 2 टाइम बचे, सुबह और दोपहर, एक को छोड़ना पड़ेगा। अब हमारे लिए कौन-सा अच्छा है, वो ज़रा देख लेते हैं, कौन-सा छोड़ना अच्छा रहेगा। मान लो रात को आपने खाना खा लिया, जठर में गया, छोटी आंत में डाइजेस्ट होके खुराक खून में आना चालू हो गया। पूरी रात डाइजेस्ट हो रहा है। जो खुराक शरीर में आ रहा है, पाचन होके खून में शक्ति आ रही है, आप पूरी रात सामने खर्च कहाँ करते हो? कहीं नहीं, आराम में होते हैं। अच्छा, आपके खून में खुराक आ रहा है, सामने आप खर्च कर नहीं रहे हो, आराम में हो। तो पूरी रात जो खुराक डाइजेस्ट होके खून में आ जाता है, तो पूरी रात खून में खुराक आने के बाद सुबह तक आपका खून गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक हो जाएगा। अब खून गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको सुबह में हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे। ऊपर वाले भगवान को पता था कि मनुष्य हरामियों रात को दबा के खाएँगे और पूरी रात सोते रहेंगे। उनका खून पूरी रात गाढ़ा हो जाएगा, सुबह में हार्ट अटैक में मर जाएगा। इसीलिए मनुष्य मर जाना नहीं चाहिए, इसके लिए भगवान ने उसके लिए व्यवस्था करके रखी। भगवान ने क्या व्यवस्था करी कि पूरी रात जितना खुराक खून में आता है, उसमें से जितना ज़रूरत हो इतना ही खून में रखता है, बाकी जितना एक्सेस आया, वो सारा खुराक का डब्बा भर-भर के मालिये में रखने की व्यवस्था करके रखी भगवान ने। हमारे शरीर में भी एक मालिया रखा है। अच्छा, मालिया ऊपर होता है नीचे? ऊपर होता है। तो हमारा जो स्टमक है ना, इस स्टमक के ऊपर लाल रंग का लीवर होता है। ये लीवर हमारी शरीर की बैटरी है, वहाँ वो मालिया है। आपने जो रात को खाना खाया, वो खून में आया, ज़रूरत था इतना रखा, बाकी जितना एक्स्ट्रा आया वो डब्बा भर के लीवर में स्टोरेज कर दिया। सुबह में आप उठते हो तो आपका खून पतला ही रहता है, गाढ़ा नहीं हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं आता है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनके मालिये में रात को जगह ही नहीं थी। पूरा भरा पड़ा था और नया खा लिया, फिर खून खून गाढ़ा हो गया, अटैक आ गया। ऐसा ही होता है। तो आप सुबह में तभी उठ पाते हो क्योंकि रात का खाना कहाँ पहुँच गया? मालिये में। अच्छा, अब सुबह में हमारा लीवर, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया। ठीक है, मालिया पैक हो गया। अब सुबह में उठ के हमको पहले पुराना खाली करना चाहिए, मालिया खाली चरना करना चाहिए या नया डालना चाहिए? क्या करना चाहिए? पुराना खाली करना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम क्या करने बैठ जाते हैं, खाली तो करते नहीं है, नया डालने बैठ जाते हैं। अब आपने सुबह में नया खा लिया, जठर में से आंतों में आया, आंतों में से खून में आना लग गया पाचन होके, डाइजेस्ट होके और सुबह से आप उठ के काम में लग जाते हो। आप काम कर रहे हो, सामने खर्च हो रहा है, खून में खुराक आ रहा है, सामने खर्च हो रहा है, खुराक आ रहा है, खर्च हो रहा है। तो आप सुबह में नाश्ता करते हो, वो खर्च हो जाता है, लेकिन अगले दिन वाला जो मालिये में पड़ा है, वो खाली नहीं हो रहा है, वो आपको बीमारी लाता है। कैसे बीमारी आती है, ज़रा इसके पीछे के रीज़न देख लेते हैं। आपने एक बात तो स्वीकार की कि सुबह-सुबह में पहले पुराना स्टॉक खाली करना चाहिए, बाद में नया डालना चाहिए। इस बात का ध्यान आप घर में रखते हो। आप ऑफिस से घर जाते हो, रास्ते से नई सब्जी लेके जाओगे, तो घर जाके पहले पुरानी खर्च करोगे या नहीं? वहीं पुरानी ही करते हैं, वहाँ ध्यान रखते हो पहले पुराना खाली करो फिर नया। शरीर में ध्यान नहीं रखते हो। अब मान लो शरीर में ध्यान नहीं रखते हो तो क्या होता है? मान लो दोपहर को आपने खाना खाया, एक कटोरी सब्जी बच गई तो आपने उसको फ्रिज में रखी। अच्छा, रात को दोपहर वाली पहले खानी थी, लेकिन आप शादी में चले गए, दोपहर वाली पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह में आपको पता चला दोपहर वाली सब्जी फ्रिज में पड़ी है, आप निकाल के उसको डस्टबिन में डाल देते हो। क्यों फेंक देते हो? क्योंकि वो सड़ गई है, खराब हो गई है। अच्छा, जब आपने सब्जी फ्रिज में रखी तो फ्रिज ठंडा था, पूरी रात भी ठंडक में रही, सुबह में भी ठंडक में था, फिर भी सब्जी सड़ जाती है, बिगड़ जाती है, आप फेंक देते हो। फ्रिज में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 3 से 5 डिग्री। अच्छा, दोपहर को सब्जी फ्रिज में रखी तो पेट में भी पड़ी थी। रात को शादी में चले गए, वहाँ से नया भर के आ गए। पूरी रात क्या हुआ, जो रात को खाया था वो डब्बा भर-भर के मालिये में चला गया, शरीर में स्टोरेज में हो गया। अब सुबह में उठते हो तो 2 जगह स्टॉक है,
एक आपका फ्रिज 3 डिग्री वाला और दूसरा आपका शरीर जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। आपके शरीर का टेम्परेचर कभी भी मापो, ठंडी में या गर्मी में 37 ही बताएगा और मान लो 37 का 38 दिखाता है तो आपको पता चलेगा बुखार आया है। 1 डिग्री में बुखार बताएगा। अब सुबह में 2 जगह माल पड़ा है, एक 3 डिग्री वाला फ्रिज और दूसरा 37 डिग्री वाला शरीर। अब ये दोनों में से कौन सा माल जल्दी बिगड़ेगा, शरीर वाला या फ्रिज वाला? हाँ, फ्रिज शरीर वाला बिगड़ेगा, लेकिन आप ध्यान किसका रखते हो? फ्रिज वाले का। बस यही छोटी गलती करते हैं। हाँ, लोगों को ये पता नहीं है कि अगले दिन वाला खाया हुआ सुबह में पहला खाली करना चाहिए, फिर खाली होने के बाद नया डालना चाहिए, लेकिन ये ध्यान लोग रखते नहीं हैं। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा लोग बीमारी के पीछे ये कारण यही है कि अगले दिन वाला खुराक खाली नहीं करते हैं। अच्छा, मान लो आपका सुबह में बैटरी अ, फुल चार्ज है, लीवर पैक है, ठीक है? तो सुबह में बैटरी फुल चार्ज है, वो खाली होने का टाइम सबका एक रहेगा या अलग-अलग? हर व्यक्ति का अलग-अलग रहेगा। जैसा काम करेगा वैसा खाली होगा। मान लो आप सुबह में योगा, एक्सरसाइज, कसरत कर लिया, जिम किया 1.5-2 घंटा, तो आपकी बैटरी 9-10 बजे खाली हो जाएगी। फिर आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी खाली करो, पुराना स्टॉक खाली करो, फिर खाओ। कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, मेरा जैसा व्यक्ति सुबह में घूमने भी नहीं जाता हो, तो मेरी बैटरी कितने बजे तक चलेगी? 12, 1-2 बजे तक चलनी चाहिए, आराम से चलनी चाहिए। अच्छा, अगले दिन शादी में गए हो और ₹500 चंदा वसूल करके आए हो तो पूरा दिन चलना चाहिए। लेकिन ये ध्यान किसको रखना पड़ेगा? हमको रखना पड़ेगा, हमारे फैमिली डॉक्टर फ़ोन करेंगे कि भैया कल शाम को शादी में गए थे, पैसा वसूल करके आए हो तो सुबह दोपहर 2 टाइम मत खाना। ऐसा डॉक्टर साहब तो बोलेंगे नहीं और डॉक्टर साहब को तो पता भी नहीं होगा कि आप पैसा वसूल करके आए हो। हाँ, बस ये छोटी गलतियाँ करते हैं। हाँ, लोगों को ये लेकिन यहाँ दूसरी समस्या है। हाँ, दूसरी समस्या नड़ती है। ये बाद में बात करते हैं, पहले ये पुराना स्टॉक खाली करने से कितने फ़ायदे हो जाते हैं, ये ज़रा काउंट कर लेते हैं। मान लो सुबह से दोपहर तक आप कुछ नहीं खाते हो, तो उसके फ़ायदे कितने होते हैं कि पहला फ़ायदा है कि अगले दिन वाला जो आपने खाया था, जो गर्मी में पड़ा-पड़ा सड़ रहा है, वो पहले खाली हो जाएगा। यानी कि आपकी बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी, पहले दिन से फ़ायदा और नई बीमारी आएगी नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप जहाँ रुके हो, जो बीमारी का स्टेज है, वो आगे बढ़ना अटक जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर को आपको सच्ची भूख लग जाएगी और आयुर्वेद तो बताता है कि सच्ची भूख का भोजन अमृत समान हो जाता है और आप सबको पता है कि जोरदार ककड़ी ने भूख लगी है, तो पत्थर भी पच जाते हैं। अच्छा, जोरदार सच्ची भूख लगी है ना, तो नखरे भी चले जाते हैं। तो ये सब फ़ायदे ही हैं। अच्छा, तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि सुबह से आपने खाया नहीं है, आपके खून में आंतों में से नया खुराक आया नहीं है, आपकी किडनियाँ क्या सुबह से दोपहर तक बैठी रहेगी या काम करेगी? वो तो अपना काम चालू रखती है, उसका काम है खून का कचरा निकाल देना यूरिन के रास्ते। तो नया कचरा आया नहीं, पुराना कचरा खून में से निकल गया, यानी कि दोपहर तक आपका खून साफ हो गया। जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ। हम आज तक क्या मानते थे कि आंतों की गंदगी ही बीमारी की जड़ है, ये आधा सच है। आधा सच क्या है? आपके खून की गंदगी। और मान लो आप खून की सफाई न करो, हाँ, कचरा इकट्ठा ही होने दो, आप कचरा नहीं निकालो, तो जो कचरा आप नहीं निकालोगे, उस वो कचरा निकालने के लिए ऊपर वाला भेजता है। देखो, आपने आपकी सोसाइटी में सफाई करवाना बंद करवा लिया, कचरे के ढेर इकट्ठा करने लगो, तो वो सुअर आ जाते हैं, भुंड। उसको बुलाने नहीं पड़ते हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं। आप नया मकान बनाओ और आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो दीमक आ जाती है। तो आप आपके खून में कचरा बढ़ाओगे और आप खुद साफ नहीं करोगे, तो उसको कचरा निकालने के लिए भगवान वायरस को भेजता है, बीमारी लाने वाले। कौन सी बीमारी वायरस से होती है? हाँ, सर्दी, ताव, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, जहरी मलेरिया और नया आया कोरोना। ये सब क्यों आते हैं? कि आपके खून में कचरा बढ़ जाता है। आप शरीर में साफ सफाई रखो, खून को साफ रखो। मान लो
आपने खून साफ करके रखा है और मच्छर ने काट दिया, मलेरिया का वायरस अंदर चला भी गया खून में, अब कचरा है ही नहीं तो बेचारा खाएगा क्या? अच्छा, ये मलेरिया का वायरस अंदर जाके पछताएगा, यहाँ नरक में कहाँ आ गया, कुछ खाना-पीना ही नहीं है, बेचारा भूखा मर जाएगा। अच्छा, मच्छर सिर्फ मनुष्य को काटते हैं क्या? सारे जगत के प्राणी को काटते हैं, किसी को बुखार नहीं आता है। अच्छा, ये कोरोना भेजा तो भगवान ने बोल के भेजा था कि मनुष्य के अलावा दूसरे किसी को भी पकड़ना नहीं तुमको, ऐसा तो बोल के नहीं भेजा था। तो मनुष्य को ये क्यों लग रहा है? क्योंकि मनुष्य तीनों टाइम समय देख के खाता रहता है, सफाई का मौका नहीं देता है। ठीक है? तो आप एक टाइम उपवास कीजिए, आपके शरीर में इतने फ़ायदे हो जाएँगे। हर रोज़ एक बार कर लो। आप 1 हफ्ता खा-खा करो और 1 हफ्ते के बाद 1 दिन का उपवास करने की व्यवस्था तो हमारे शास्त्रों ने भी दी है। हाँ, लेकिन हम तो उपवास के दिन भी क्या-क्या करते हैं। રૂપાળા રાજગરાના શીરાન બટાકાની ભાજીઓ ને સાબુદાણાની ખીચડીઓ અને ફરાળી પીઝા ખાઈએ છે। हाँ, तो ये गलत है, छोड़ो। हाँ, आप हफ्ते में 1 दिन उपवास करो, इससे अच्छा है हर रोज 1 टाइम का उपवास कर लो। हाँ, आपके शरीर में कचरा ही नहीं इकट्ठा होगा। तो ये उपवास हर धर्म ने दिया है और ये आपको बताते मुझे गर्व हो रहा है कि ये कोरोना की सेकंड वेव आई थी ना, तब हमारे हिंदुओं में चैत्री नवरात्रि चलती थी और मुसलमानों में रोजा चलता था। रोजा मुसलमान कैसे भी होंगे लेकिन वो धर्म के नियमों के पालन में बहुत पक्के होते हैं। उनका छोटा बच्चा हो या 80 साल का बुड्ढा सब रोजा करते हैं। तो मैंने देखा है कि रोजा के टाइम जब कोरोना आया था तो मुसलमान के लोगों को हॉस्पिटलाइज़ बहुत कम होना पड़ा था। लेकिन हमारे हिंदुओं में किसी ने भी चैत्री नवरात्रि की नहीं थी और अपने लोगों ने ही हॉस्पिटल के खाटले और बाटले सब कम करवा दिए थे, पैक करवा लिया था। तो उपवास का महत्व ही हम नहीं समझते हैं। हाँ, तो उपवास बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको गला पकड़ गया तो आपको स्वीकार ही करने का कि आपके खून में कचरा बढ़ गया है, खाना छोड़ दो। शाम तक गला छूट जाएगा, बिना दवाई से हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक कहावत शायद पता होगी और सुनी होगी, जब आपको सर्दी-जुकाम हो जाए और आप दवाई लाओगे ना तो 5 दिन में मिटती है। और आप दवाई नहीं लाते हो तो 3 दिन में मिट जाती है। हाँ, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि हम दवाई लाते हैं, तो हमको 3 टाइम की दवाई मिलती है। दवाई खाने के लिए भोजन करना पड़ता है। भोजन खा-खा करके वायरस को खिलाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। दवाई दे-दे के म कर कर के मारते हैं। ऐसा करते-करते 5 दिन में ठिकाना पड़ता है। अब आप दवाई लाए नहीं हो और आपको सर्दी-जुकाम हो गया है, तो कुदरत का पहला नियम है भगवान का, जब कोई प्राणी बीमार पड़ता है, तो उसकी भूख और प्यास दोनों भगवान उठा लेता है। हाँ, उसको नहीं भूख लगती है, नहीं प्यास लगती है। आप कम खाते हो, कम पीते हो, तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हो। दवाई खा के ठीक होने की क्या ज़रूरत है? 1 दिन उपवास से आप ठीक हो सकते हो। तो ये उपवास का महत्व आप समझो। आपके बच्चे, आपके फैमिली के मेंबर्स को अभी तंदुरुस्त हो तो भी उपवास की आदत डाल दीजिए, तो जब बीमारी आएगी तब उपवास कर पाओगे। लेकिन हम तो यहाँ एक टाइम भी उपवास की बात आती है, तो घबरा जाते हैं और जब बीमार पड़ते हैं तो घर के सारे लोग माथे पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं थोड़ा खा ले नहीं तो अशक्ति आ जाएगी। खिला-खिला के हम मार रहे हैं लोगों को। हाँ, नहीं खाएगा तो कोई मरने वाला नहीं है। हाँ, लोग खा के मर रहे हैं। हाँ, बिना खा के कोई नहीं मर रहा है। उपवास करो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आयुर्वेद ने लंघनम परम औषधि इसीलिए बताया है। ठीक है? अब हम आके खुराक के बारे में जल्दी बातें करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी आगे बढ़ रहा है। हमारे पास 10 मिनट है अभी। खुराक कितना प्रकार का होना चाहिए उसको समझने के लिए पहले बाइक का एग्जांपल लेते हैं। हम बाइक चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल का काम है बाइक चलाने की ताकत देना। लेकिन जब बाइक बिगड़ती है तो पेट्रोल से ठीक नहीं हो पाती है। जो सामान बाइक ठीक करने के लिए लाते हैं वो पेट्रोल की जगह नहीं चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का जो खुराक गाड़ी चलाने की ताकत देता है वो रिपेयर नहीं करता, जो रिपेयर करता है वो ताकत नहीं देता। यही नियम हमारे शरीर की गाड़ी को लागू होता है। आपके शरीर के पास मेहनत करवानी है, शारीरिक श्रम करवाना है, तो आपको कैलोरी वाला खुराक चाहिए, ताकत वाला। और आपका शरीर जब काम करेगा, आपके घुटनों में घिसारा पड़ रहा है, तो जो खुराक ताकत देगा वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपको रिपेयरिंग का सामान यानी कि पोषक तत्व न्यूट्रिशन अलग से देने पड़ेंगे। जो खुराक ताकत देगा वो रिपेयर नहीं करेगा, रिपेयर करेगा वो ताकत नहीं देगा। दूसरा, आपकी गाड़ी बिगड़ गई और आप गैरेज चले गए।
वहाँ रिपेयरिंग का सामान पड़ा है, कारीगर नहीं है, तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकेगी। इसी तरह आपके शरीर में आप न्यूट्रिशन दे दोगे, लेकिन आपके शरीर में जब काम करने वाले कारीगर नहीं होंगे, तो आपका शरीर भी ठीक नहीं होगा। तो आपको तीसरा खुराक भी ध्यान में लेना पड़ेगा, जो आपके शरीर के कारीगरों को बढ़ा के रखे। और चौथा एक प्रकार का एक खुराक भी खाना पड़ेगा कि आज तक आपने खा-खा करके आपके शरीर के ऑर्गन में जो-जो कचरा इकट्ठा करके रखा है, वो कचरे को तोड़-तोड़ के बाहर निकाले, ऐसा खुराक भी खाना पड़ेगा। तो टोटल 4 प्रकार का खुराक, कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला, कारीगर बना के दे और सफाई करे। तो हम खाते हैं पत्ती, सब्जी, फल, सलाद, कंदमूल, अनाज, दाल और ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें से कौन-सा खुराक ताकत देगा, कौन-सा रिपेयर करेगा, कौन कारीगर देगा और कौन सफाई करेगा। तो ये छोटे से नियम कुदरत के हमको समझ लेने हैं। तो भगवान क्या कहता है कि आप जो खुराक खा रहे हो उसको पानी में डालो, जो पानी में तैरेगा वो सब न्यूट्रिशन देगा, पानी में बैठ जाएगा वो ताकत देगा। पत्ती, सब्जी, फल पानी में तैरते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिशन देते हैं। कंदमूल, अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट सब पानी में बैठ जाते हैं, मतलब ये ताकत देते हैं। मनुष्य सालों से 2 चीज़ खाता आया है, सब्जी क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वजन में हल्की है, पानी में तैरती है। अनाज क्यों खाते हैं? वजनदार है, ताकत वाला है, इसीलिए हम अनाज खाते हैं। ठीक है? लेकिन एक छोटी-सी गलती करते हैं। क्या करते हैं देखो, आप गोभी पत्ता लाए, गोभी पत्ता को काट दो और पानी में डालो, तरेगी, बैठेगी? तैरेगी। इसका मतलब पोषक तत्व से भरा पड़ा है। अब ये गोभी पत्ता कच्चा काटा हुआ खाना था, लेकिन आपने उसका तड़का लगाया, सब्जी बना दी। अब पानी में डालो, तैरेगी, बैठेगी? बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो वजन वाला हो गया, कैलोरी वाला हो गया। अब आपने सब्जी खाई ताकत वाली, साथ में रोटी खाई ताकत वाली। रिपेयरिंग वाला क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते हो। बस ये छोटी-सी गलतियाँ करते हैं। तो भगवान क्या कहता है, जो खुराक आप खा रहे हो, वो पानी में तैरता हो, तो उसको गरम मत करो। गरम करोगे तो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएँगे। ठीक है? अच्छा, भगवान ये भी कहता है कि जितना खुराक वज़न में हल्का, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन, और जितना वज़न वाला ज़्यादा, इतनी ताकत ज़्यादा। तो पत्ती और सब्जी में हल्का क्या है? पत्तियाँ। तो पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन होते हैं, इतनी कोई सब्जी फल में नहीं मिलेगी। हाँ, पत्तियों में कितने न्यूट्रिशन होते हैं, आप गूगल गुरु को ही पूछ लेना। गूगल सर्च कर लेना कि हरी पत्तियों में कितने न्यूट्रिशन होते हैं। हाँ, पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन होते हैं, दुनिया के कोई खुराक में नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए हमको हरी पत्ती खानी चाहिए, लेकिन उसको गरम करना नहीं है, गरम करोगे तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा। तो आपको दोपहर को हरी पत्ती लानी है, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम जो भी मिले, आप कोई भी पत्ती ले आओ। और कौन-सी पत्ती खाए, तो बंदर खाए सारी पत्तियाँ हम खा सकते हैं। हाँ, अब आप बंदर को कहाँ ढूँढोगे? तो आपको एक नियम देता हूँ, कौन-सी खाओ, कौन-सी मत खाओ। तो जो पेड़, छोड़ हो, बेल हो, घास हो या पेड़ हो, जिसका फल और फूल आप खा सको, सारी की पत्ती आप खा सकते हो। लेकिन 2 पत्ती नहीं खानी है जिसका फल खाने के बावजूद। तो आप चीकू खा सकते हो, लेकिन चीकू के पत्ते को तोड़ोगे तो दूध निकलेगा, तो वो मत खाइए, दूध वाला पत्ता मत खाइए। आप पपीता खा सकते हो, लेकिन पपीते के पान को मुँह में रखोगे तो भयंकर कड़वा लगेगा। तो कड़वा और दूध वाला आपको नहीं खाना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सारी पत्ती खा सकते हो। सबसे उत्तम पत्तियाँ कौन-सी है? सबसे ज़्यादा पोषक तत्व वाले। आप गूगल में चेक करोगे ना, तो पहला नंबर आएगा अल्फा-अल्फा, जिसमें गुजरात में बोलते हैं रजका, मेथी पत्ता जैसा। दूसरा होता है गेहूँ का जवारा, तीसरा होता है सहजन की पत्ती, चौथा होता है मेथी पत्ती, पाँचवाँ होता है कड़ी पत्ता। ये सारे उत्तम पत्तियाँ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है। हो सके तो ऐसे पत्ती ले आओ, उसकी चटनी बनाओ, इसका जूस बनाओ, उसमें खट्टा, तीखा, मीठा टेस्ट करो। आपको कोई भी चीज़ खानी है तो टेस्टी लगनी चाहिए, बिना टेस्टी खाना नहीं है, मज़ा आनी चाहिए। ऐसे रस बनाओ, चटनी बना के पत्तियों को दोपहर को खाओ, ठीक है? इसके अलावा कच्चे फल, कंदमूल ये सब खाओ। ये कच्चे खाओगे न तो ये अल्कलाइन होगा, आप पका के खाओगे तो एसिड बन जाएगा, कच्चा खाओगे तो अल्कलाइनिटी बढ़ेगी। आपकी शाकाहारी शरीर का जो खून होता है, उसकी पीएच वैल्यू अल्काइन रहनी चाहिए, वो एसिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको दोपहर को हरी पत्ती खाने से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो ये सब्जी जो पानी में तैरती है उसको पका के मत खाइए, ठीक है? अब रिपेयरिंग का सामान यानी कि पोषक तत्व तो पत्तियों से मिल जाएगा, लेकिन अब कारीगर कहाँ से मिलेंगे? तो कारीगर के लिए भी भगवान ने अद्भुत रास्ता निकाल के रखा है। जो शाकाहारी हरी पत्ता खाता है, वो हरी पत्तियों का हरा रंग जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्लोरोफिल हरा रंग का क्यों होता है? यहाँ चित्र में देखिए, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम तत्व है। ये मैग्नीशियम खुद
हरे रंग का होता है, इसीलिए क्लोरोफिल हरे रंग का है। ये क्लोरोफिल जब पत्तियों में होता है तो सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि तत्व, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु तत्व, जमीन का पानी यानी जल तत्व और जमीन का खाद यानी भूमि तत्व, अग्नि, वायु, जल और भूमि 4 तत्व इकट्ठा करता है। क्लोरोफिल नया खुराक बनाता है और वनस्पति का विकास होता है और हमारा खाना वही बना के देता है। आप बड़ी साइज का खरबूजा लाओ तो जगह रोकेगा, ये जगह मतलब आकाश तत्व। तो ये क्लोरोफिल 5 तत्वों में से खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल पत्तियों के साथ जब प्राणी के शरीर में जाता है, शाकाहारी प्राणी के, तो वो क्लोरोफिल का सेंटर का एटम जो मैग्नीशियम है, वो इंटरचेंज होके आयन आ जाता है। जब आयन आता है तो वो अपना रंग पकड़ता है लाल रंग का, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये नेचुरल हीमोग्लोबिन हरी पत्तियों का हरे रंग से बना है, तभी सच्चा है। और ये नेचुरल हीमोग्लोबिन काम क्या करती है कि जो पत्तियों में 5 तत्व इकट्ठा होके खुराक बनाता था, वही खुराक हम खाते हैं। वही खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश पांचों तत्वों को जब जरूरत हो इतने प्रमाण में उसको रिलीज करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन संभालता है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन ये नेचुरल कारीगर है और शरीर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी है। तो आपको हर रोज हरी पत्ती बीमार नहीं है तो भी खानी चाहिए, ठीक है। तो ये हरी पत्ती हमारे लिए शरीर में काम की चीज बन जाती है। तो ये सबसे अच्छे पत्तियों का लिस्ट है, आप वो खाइए, सीजन वाली चीजें खाइए, नेचुरल। और आप जो इलाके में रहते हो वहां के विस्तार में पकने वाली सब्जी फल खाते रहिए। अच्छा, आप कच्चा खाओगे तो अल्कलाइन रहेगा, तो आपका शरीर ऐसा दिखेगा। आप पका पका के खाओगे तो ये पकाया हुआ खुराक का शरीर ऐसा हो जाएगा। तो आपको आपका शरीर कैसा रखना है आपके हाथ में है। और लास्ट में हमारा स्वाद क्या काम करता है, ये बात समझ लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होगा। आप जब कोई मीठी चीज खाते हो, स्वीट, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है शरीर में कैलोरी एनर्जी देने का, ताकत देने का। और जो खुराक ताकत देगा वो रिपेयर नहीं करेगा। आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो वजन बढ़ेगा, ज्यादा मीठे फल खाओगे तो कफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मीठी चीजें, शुगर, ये कफ बढ़ाने का काम करते हैं, वजन बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो रिपेयरिंग के काम नहीं आते हैं, ताकत के लिए ही काम की चीज है। अच्छा, खट्टी चीज क्या करती है? खट्टी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, उसका एक ही काम है, सफाई। आप होटल में खाने जाते हो तो लास्ट में नींबू पानी देते हैं उंगलियों को साफ करने के लिए। तो आपके शरीर में जहां जहां कचरा जमा पड़ा है, चाहे किडनी में स्टोन हो, फैटी लीवर हो गया हो, जहां जहां कचरा है, सारे कचरे को तोड़ के निकालने का काम खट्टे फल करेंगे। आप खट्टे फल खाइए और आपका वजन भी कम कीजिए, बॉडी पूरी डिटॉक्स कर लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हाँ, तीनों टाइम पकाया खाओगे और खट्टा खाओगे तो आपके शरीर का कचरा ज्यादा निकलेगा, वो खून में बढ़ेगा। खून में पकाया खुराक खाने के कारण वायु करने वाले बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, वो कुछ कचरा खा के वायु बनाते हैं। जो वायु प्रकृति होती है वो हमारे खून में बढ़ती है। तो पकाया खाने वाला जब खट्टा खाता है ज्यादा तो उसको सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, ये वायु प्रकृति बोलते हैं उसको। अच्छा, तीखी चीज क्या करती है? तीखी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, नहीं सफाई काम करती है। उसका एक ही काम है, मुंह में आती है, मुंह की स्वाद वाली इंद्रियों को जलाती है और वो बचने से, जलन से बचने के लिए पानी छोड़ती है, यानी मुंह में पानी लाने का काम करती है। तीखी का और कोई काम नहीं है। तीखी ज्यादा खाओगे तो शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। तो कफ, पित्त और वायु, मीठा कफ करता है, खट्टा वायु करता है और तीखा पित्त करता है। बीमारी की वजह क्या है? कफ, पित्त और वायु। अच्छा, कड़वी क्या करती है? कड़वी नहीं ताकत, नहीं रिपेयर, नहीं सफाई, उसका एक ही काम है, सिर्फ वायरस को मारना। आपको डेंगू हो गया है, पपीता का जेरोक्स पेपर जितना पत्ता ले आओ, सुबह शाम एक एक पत्तियों का रस निकाल के पी लो, 2 दिन पी लो, तीसरे दिन डेंगू खत्म कर लेगा। तो वायरस को खत्म करने का काम कड़वा करता है, लेकिन कड़वा जरूरत से ज्यादा नहीं तो शरीर को और नुकसान करता है। ये ध्यान रख के उसका प्रयोग करना चाहिए। दूध के बारे में बता दें तो दूध जो होता है छोटे बच्चों के लिए है। जब छोटा बच्चा दूध पीता है और मान लो उनके पेट में गड़बड़ है, वो वॉमिट करता है, तो वो दूध नहीं निकलता है, वो दही होके, फोदे होके बाहर निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे बच्चे के पेट में
भगवान ने ऐसी ताकत रखी है कि वो दूध अंदर जाता है, तुरंत उसको दही में कन्वर्ट करने की ताकत होती है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बनने लगता है, फिर ये ताकत उसकी खत्म हो जाती है। तो हम बड़े हो गए हैं, तो हमारा शरीर में दूध को दही में कन्वर्ट करने की ताकत नहीं है, इसीलिए हमको दूध नहीं खाना चाहिए। जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और पेस्टिसाइड से बचने के लिए भी उसको गर्म करके मत खाइए। हाँ, ये गर्म करने से पेस्टिसाइड और जहरीला होके शरीर में जाता है। उसका एक कारण ये भी है, पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है। पंजाब में खेडूत जरूरत से ज्यादा 3 से 4 गुना पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं। वही पकाया हुआ खाते हैं और उनको कैंसर हो रहा है। लेकिन वही खेतों में पकाया हुआ घास वहाँ के गाय भैंस खाती है, लेकिन वो कच्चा खाती है तो उनको कैंसर नहीं हो रहा है। ये समझने वाली बात है। आप जितना भी खाओ, उसके पीछे मुखवास लेके सलाइवा भी भेजो, क्योंकि खुराक के साथ इतनी सलाइवा ज़रूरी है। तो हमारे 8 मुद्दे थे, ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिए हैं। 1 घंटा हमारा पूरा हो गया है, 5 मिनट शायद ज़्यादा हो गई है, माफ़ कर लेना। और हमारी ये पूरा चित्र जो है वो सारे टॉपिक दिखाता है। अब लास्ट में हमको स्वस्थ रहने के लिए 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देखो 5 प्रतिज्ञा मैं रिपीट कर लेता हूँ। आप सुबह में योग नहीं करते हो तो सुबह में उपवास कर लो। ये प्रतिज्ञा करो कि कसरत करो तो ही नाश्ता, नहीं करो तो छोड़ देना। दूसरी प्रतिज्ञा, योगाहारी बनो, चबा-चबा के खाओ, बिना भूख का भोजन करो नहीं और बिना प्यास का पानी मत पियो। बीमारी आ जाती है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। तीसरी प्रतिज्ञा, हरी पत्ती हर रोज खाइए, जो आपके शरीर में नेचुरल खून बनाएगा और न्यूट्रिशन देगा। और आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, आधा से कम पकाया खाओ, तो आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी। चौथी प्रतिज्ञा, वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। आपका जो भी है उसको बढ़ाओ मत, कम करो या मीडियम रहो। पतले हो तो मीडियम हो जाओ, मोटे हो तो पतले हो जाओ। और लास्ट वाली प्रतिज्ञा, बीमार रह के या व्यसनी बन के परिवार के ऊपर या देश ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा हर रोज लेते रहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तंदुरुस्त 100% रखेगा और 100 साल आपको जिंदा रखेगा। मेरी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कई सारे 800 से ज्यादा 850 से ज्यादा वीडियो है, आप दे सकते हो। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको लिंक ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आज मेरा ये वक्तव्य यहाँ पूरा होता है। आप सबका नमस्कार। आपको आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। मैं यहाँ शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और अभी लीना बेन। थैंक यू सो मच राजेश भाई। मेरे पास शब्द नहीं है कि आज आपने बहुत सिंपल वे में कितनी अच्छी बातें अच्छे तरीके से स्वाद से बना रख के जी सकते हैं ऐसी बातें की। और आप शायद फ्री में कंसल्टेशन भी, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी करते हो। काफी सारे लोग यूएस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई से हैं, वो लोग भी आपका ले सकते हैं लाभ इस बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं समझ रही हूँ कई लोगों को क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। काइंडली रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द हेल्थ। आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर शाकाहारी मांसाहारी से लेके क्या क्या, मतलब बेसिक से लेके क्या क्या खाना चाहिए, और प्रतिज्ञा वाली बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने देश पे और पृथ्वी पे बोझ नहीं बने हम। बहुत सारे फीडबैक्स में चैट में देख रही हूँ। आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। हाँ, चांदनी अनम्यूट योरसेल्फ। चांदनी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, चांदनी जी अनम्यूट हो सकती है। हाँ जी। दूसरे लोग भी हैं, उनको पहले मौका दे दो, वो आ जाएगी। हाँ, पहले ले लेते हैं। वही। हेलो। यस चांदनी, गो अहेड। या यस सर, ये क्वेश्चन था कि अगर फुल कोर्स का ऑनलाइन ही होगा या फिर फिजिकल क्लास के फॉर्म में है? नहीं, हमारी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ हिंदी में भी पूरा प्लेलिस्ट है, पूरे योगाहार के कोर्स को बताया है।
और गुजराती में भी पूरा प्लेलिस्ट है। आप सारे वीडियो देख के आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, समझ सकते हो। लोगों का निशंस ज्यादा बीच में आ रहा है। हाँ, कोई डिस्टर्ब आ रहा है। और दूसरा, हाँ। ये हमारी गुजराती में पूरी ई बुक है। जो लोग को गुजराती पढ़ने आती है उनके लिए आप लीना बहन को बोलोगे तो मैं उसकी एक सॉफ्ट कॉपी की लिंक भी भेज दूंगी। आप घर बैठे बुक पढ़ सकते हो। और रॉ फूड में अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें बना के खाने के लिए उसकी रेसिपी की भी बुक है, तो वो भी आपको मिल सकती है। और उसकी यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हमने रॉ फूड की रेसिपी भी बना के बताई हुई है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ सर, तो आप भेज दीजिएगा, गुजराती पढ़ने तो आता है લીના બેન को, हाँ ना? Okay. લીના બેન પછી આપ WhatsApp માં આપી દેશો અમને જે ગ્રુપ બન્યું છે Yeah, sure. ઓકે તમે મારા ગ્રુપમાં છો ચાંદની? આઈ ડોન્ટ નો આજે જે ગ્રુપ હતું ને NDS મોરબી તેમાંથી Okay. નહીં, એમાં તો આવશે જ। એ અમારા જે ગ્રુપ છે એમાં તો અમે મૂકવાના જ છીએ, પણ લીનાબેન ના ગ્રુપના જેટલા લોકો છે એ લોકો લીનાબેન જોડેથી મેળવી લેજો, અમે મોકલી આપીશું। ઓકે હા, મારું રજીસ્ટ્રેશન ગૂગલ માં મેં કરેલું હતું એટલે મોરબી NDS માં છે। ઓકે ફાઇન, પરફેક્ટ, થેન્ક યુ Perfect. Sarita Kaurana ji, can you unmute yourself? હું જે નામ લઉં ને એ લોકો જ અનમ્યુટ થાય, બાકી બધા પ્લીઝ કીપ યોર માઇક્રોફોન ઓન મ્યુટ મોડ। સરિતા જી, please be quick. Okay, Paulomi ji, you unmute yourself. Paulomi ji, unmute हो रहे हो आप? नहीं हो रहे हो? लेट मी, मैंने अनम्यूट होने का भेजा आपको। हाँ जी। રાજેશભાઈ, આપણે શુગર હોય તો બપોર સુધી ભૂખ્યા રહીએ તો શુગરના લીધે શુગર લેવલ નીચે જાય તો ચક્કર આવે તો શું કરવું? देखिए, जो शुगर के पेशेंट है उसको क्या ध्यान रखना है, सुबह में आपको खाना नहीं है तो गोली नहीं लेनी है। गोली ले लोगे तो चक्कर आएंगे, पहला ध्यान ही रखना है। दूसरा कि आपको सुबह में खाना नहीं है, गोली नहीं लेनी है। दोपहर को आपको कच्चा ही खाना है। अब कच्चा खाओगे तो उसके सामने शुगर की गोली की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है वो भी आपको मैं समझाऊं। मान लो आपने गन्ने का रस पिया, तो अब गन्ने का रस नेचुरल फॉर्म में है। जब आप वो पीते हो तो आपका शरीर में, आपके खून में शुगर लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप फिर शुगर, आपने गन्ने का रस पिया और शाम तक आप कोई मजदूरी नहीं करते हो, आराम से बैठे हो कुर्सी में, सोफा में, तो भी आपका शरीर थोड़ा थोड़ा शुगर उसको खत्म करते जाता है। तो दोपहर को आप मेजर करोगे तो 200 शुगर लेवल होगा और शाम तक चेक करोगे तो वो अपने आप 100 हो गया होगा। और मान लो आपने 200 हो गया और गोली ले ली तो शाम को 100 की जगह 50 हो जाएगा, तो चक्कर आ जाएंगे। तो ये शुगर वाले पेशेंट को खास ध्यान रखना है कि जब कच्चा खाते हैं थोड़ा शुगर लेवल बढ़ जाए तो गोली लेनी नहीं है। हाँ, आपने शुगर, गन्ने के रस की जगह आपने चावल पका के खा लिया, आलू की सब्जी बना के खा लिया, तो वो कम होने वाली नहीं है अपने आप। तो उसको कम करने के लिए गोली चाहिए। लेकिन नेचुरल शुगर जब आप खाते हो तो उसके लिए आपको गोली लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। शरीर अपने आप उसको कम करता रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हेलो, लीना बेन आउट निकली गया શું થયું? हेलो, हाँ हाँ, હવે બીજા કોને પ્રશ્ન છે? નિશાંત શાહ, अच्छा पूछी लो। ભાગ્યા। हाँ, वो निशांत बात करूं। हाँ बोलो। आपने बताया जैसे कि दूध का सेवन कम करना चाहिए जैसे उम्र बढ़ती है, तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है? मतलब दूध में से तो मतलब हमने सुना है उस हिसाब से कैल्शियम विटामिन सारे मिलते हैं। तो देखो, हम दूध कैल्शियम के लिए पीते हैं, लेकिन आप पत्तियों में न्यूट्रिशन चेक करोगे ना तो दूध से ज्यादा न्यूट्रिशन पत्तियों में मिलेगा आपको। ओके।
बट दूध का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मतलब जैसे नहीं, हम लोग दूध बचपन से आदत है कि दूध आपको पीते दूध हैं पीना तो है, आपको दूध पीना है तो श्रीफल का बना के पियो, बादाम का दूध बनाओ, मूंगफली के दाने का दूध बना के पियो, ये सब पी सकते हो। ओके ओके हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बीमार नहीं हो तो दूध पियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीमार हो तो छोड़ दीजिए। ओके आप दही ठीक और है मक्खन खा सकते हो, दूध मत खाओ। ओके थैंक यू। मुझे लग रहा है कि लीना बहन लिंक आउट हो गई है, ऐसा शायद निकल गई है। डॉक्टर साहब है प्रकाश भाई दोषी? લીનાબેન બી હશે જ. नहीं સાહેબ એ તમે નીકળતા નથી, જનરલી એ નીકળતા નથી છેક છેલ્લા હા સુધી. નીકળતા નથી, પણ અત્યારે દેખાતા નથી અને એમનો ના ના અવાજ બી આવતો નથી, એટલે પ્રકાશભાઈ તમે નેટનો કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે. હા એમ કંઈક થયું લાગે છે। આવી ગયા લીનાબેન, આવી ગયા। યા મારે થોડો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ લાગે છે આજે મને। ઓકે હા, નેટનો જ પ્રોબ્લેમ હશે. Yeah. Sorry, I was disconnected twice. Okay. अभी कौन बाकी है? ये जयंत जोशी जी बाकी है? Can you हाँ। unmute yourself? जयंत जोशी अनम्यूट करते हैं। हाँ अनम्यूट, हाँ बोलिए। हेलो जी हाँ, ये मुझे थोड़ा ये पूछना था आपसे कि ये जो डाइट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो आपने जो बताया सर जी कि हम बोलिए मेरी आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ आ रही अच्छा है। हाँ, ठीक है। कि वो हरी पत्तियां और ये सब जो खाने की आपने बात की, मैं उससे बहुत ही मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे मन में जो संशय है वो यही है कि ये क्या एक सस्टेनेबल डाइट सिस्टम है क्या? क्योंकि शुरू-शुरू में या कुछ समय तक तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या लंबे कितने समय तक हम इसको जैसे बोलते हैं जारी रख सकते हैं अच्छा या हाँ, रख पाएँगे? वो उसके बारे में थोड़ा देखिए हम करीब 10 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सुबह में उठ के हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, नाश्ता भी नहीं करते हैं। दोपहर को 100% कच्चा ही खाते हैं। पत्तियों का जूस, फल, सब्जी सब कुछ कच्चा ही खाते हैं अंकुरित करके। रात को एक ही बार पकाया खाते हैं, लेकिन चबा-चबा के खाते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? हाँ, आप मान लो ज्यादा मेहनत करते हो पूरे दिन में, एक्सरसाइज और सब कुछ, तो फिर आपको जो कैलोरी वाला खुराक है, अनाज जो है वो थोड़ा ज्यादा खाना है। मजदूरी कम करते हो तो कम खाइए, ज्यादा करते हो तो खाना ज्यादा खाइए। हम गाड़ी में पेट्रोल किसी को पूछ के नहीं भरते हैं, हमको पता चलता है कि हमने गाड़ी इतनी चलाई है तो इतनी पेट्रोल डालनी पड़ेगी। तो ये खुद हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। शरीर को देख के भी पता चलेगा कि भाई मैं अभी दुबला हो रहा हूँ या मीडियम हूँ या बढ़ रहा हूँ। आप मोटे हो रहे हो तो फिर अनाज कम कर लो, ज्यादा मत खाइए। और सबसे पहले तो ये डाइट सिस्टम पे आने से पहले चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, तो फिर डाइट पे भी इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हरी पत्ती चाहे आप फ्रेश ले लो या उसके पाउडर फॉर्म मिल रहे हैं मार्केट में या उसकी गोलियां मिलती है, वो हरी पत्ती खाते रहिए बस, कोई भी फॉर्म में। ये बहुत जरूरी है। हरी पत्तियों अच्छा में दूध से 10 गुना कैल्शियम होता है, गाजर से 10 गुना विटामिन हो जाते हैं, दही से प्रोटीन ज्यादा होता है। तो पत्तियों में गूगल में आप सर्च कीजिए कि पत्तियों में कितने न्यूट्रिशन है, दूसरे कोई खुराक में नहीं मिलते हैं। तो पत्ती तो सबके लिए काम की चीज है। मैं समझ रही हूँ, बाहर वो एक ग्रीन पाउडर भी रेडी मिलता है ना हाँ शायद मिलता है। पत्तियों का। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर के सेंटर में भी मिलता है, आप ऑनलाइन भी चेक करोगे। और नवाई की बात है कि जो गाय भैंसों को हम यहाँ गुजरात में रचका खिलाते, जो मेथी पत्ता जैसा होता है, जिसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, वो अल्फा अल्फा दुनिया में सबसे महंगा पत्ता में बिक रहा है, सबसे महंगा। और हम यहाँ जानवरों को और वो खिलाते हैं। जानवर को खिलाते हैं और यहाँ लोग बोलते हैं तो भैया गाय भैंस खाती है, हम क्यों खाए? अच्छा मैं अच्छा पतंजलि के स्टोर में जाइए,
आपको गेहूं के जवारे की 100 ग्राम की डब्बी 350 रुपये में मिलेगी, यानी कि 1 किलो पाउडर का 3,500 रुपया हुआ, और हमको मुफ्त मिल रहा है तो हम खा नहीं रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अलग अलग रस के बारे में बात की, खट्टा या मीठा, तो हाँ। जब जहाँ तक हमने कुछ आयुर्वेद या कभी कभी जो पढ़ते हैं तो उसमें तो हम ये पढ़ते हैं कि सारे रस का समाविष्ट हमें अपने भोजन में करना चाहिए। तो हाँ। क्या ये सिस्टम ये थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली है या? नहीं, ये हमारी जो ये बातें हैं ना, वो नेचर जिस तरह दूसरे प्राणियों को चला रही है और कुदरत के जो नियम है उसको हम उजागर कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट एक्सेलेंट मिला है। हमको तो कोई ऐसी बीमारी आज तक हमको नहीं मिली है जिसमें हमको रिजल्ट ना मिला हो, इवन कैंसर तक लोगों ने ठीक कर लिए है। ठीक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट की बात अलग है, ट्रीटमेंट एक अलग विषय है, और ये जो बातें हैं वो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, और नेचर जिस तरह चला रहा है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, और आप उसको प्रयोग करोगे तो आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। I'm hoping you have got your answer. Bhagya ji, can you unmute yourself? एक डॉक्टर सुरेश प्रजापति भी हाथ हिला रहे हैं, शायद देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सुरेश जी। हाँ अभी हुआ। भाग्य जी, because yes. I was muted. ओके, मेरे को पूछना था कि लाइक कठोर का होता है ना, लाइक जैसे यू नो लाइक कैसे दालें। बोलते हैं, चना, हाँ, चना मूंग और चना। ब्लैक चना, तो उसको बॉईल करके खाने का कि कच्चा ही खा लेने का ऐसे? नहीं, इसको आप स्प्राउट करके खाइए। अच्छा। इसमें देखो जो प्रोटीन वाली चीजें है, हाँ। प्रोटीन कंटेंट वाले जितने खुराक है उसको आप जब बॉईल करते हो तो प्रोटीन सबसे जल्दी सड़ जाता है, तो वो शरीर में जाके यूरिक एसिड बढ़ा देता है, सूजन या जॉइंट पेन की समस्या बढ़ाता है, वायु प्रकृति बढ़ा देता है। अब वही प्रोटीन कंटेंट को आप स्प्राउट करके खाओगे तो वो दाना रहता ही नहीं है, वो मूंग रहता ही नहीं है, वो वनस्पति बन जाता है, और वो जो प्रोटीन कन्वर्जन होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और वो पकता नहीं है तो सड़ता नहीं है जल्दी। एक दूसरा बेनिफिट ये भी मिल जाता है। तो अंकुरित खाना पका के खाने से बहुत काफी गुना अच्छा है। बराबर है। और दूसरा एक था कि फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ना, अलसी, हाँ, अलसी। उसको कच्चा खाने का कि रोस्टेड खाने का है? देखो, मैं आपको हमारे लेक्चर में एक बात बतानी रह गई कि जब खुराक को हम पकाते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट कैसी हो जाती है, तो 1-2 मिनट आपको सबकी ज्यादा ले लूंगा मैं अभी। आपको मान लो किडनी में स्टोन हो रहा है, तो आपको पालक टमाटर खाने से मना किया जाता है। टमाटर के आप गरम सूप बना के पियो 3-3 ग्लास हर रोज। 6 महीने बाद आपकी किडनी चेक कराओ, आपकी किडनी में बड़ी बड़ी पथरी मिल जाएगी। अब वही टमाटर आप कच्चे बिना पकाए बिना गरम किए खट्टे खट्टे टमाटर का रस पिया करो। 6 महीने बाद आपकी किडनी चेक करो, आपकी किडनी में नई पथरी नहीं मिलेगी, कोई पुरानी पहले की होगी तो वो पिघल गई होगी। एक ही चीज पका के खाते हो तो स्टोन बनाती है, और कच्चे खाते हो तो स्टोन को पिघालती है। दूसरा, आप मूंगफली के रोस्टेड ग्राउंड नट, जिसको खारी सिंग बोलते हैं गुजरात में, सेकेली सिंग, आप उसको हर रोज 100-200 ग्राम खाइए। 1 साल 2 साल खाओगे ना तो आपको हार्ट अटैक आएगा, इतना हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा। लेकिन वही सेकी हुई सिंग की जगह मूंगफली के कच्चे दाने लाओ, पूरी रात पानी में भिगो के रखो, और दूसरे दिन हर रोज खाइए। और 6 महीने सरंग खाइए, नहीं एसिडिटी होगी, नहीं कोलेस्ट्रॉल बीपी बढ़ेगा, ब्लॉकेज तो बढ़ेगा ही नहीं, अटैक आने का तो सवाल ही नहीं होगा। मान लो आपके हृदय में कोई पहले से पुराना ब्लॉकेज है, धीरे धीरे कम हो गया होगा। एक ही चीज गर्म करके खाते हो तो हार्ट अटैक लाती है, वही चीज आप पानी में भिगो के खाते हो तो हार्ट अटैक से बचाती है। ये बस यही बातें आपको याद रखनी है। अब जो सेकी हुई सिंग हार्ट अटैक ला सकती है, तो हम हर रोज सब्जी बनाने के लिए जो तड़का लगाते हैं, वो तड़का लगाने के लिए डबल रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डबल रिफाइंड का मतलब क्या है? डबल मतलब 2, रिफाइंड में क्या होता है, 300 डिग्री बॉईल होता है 2 बार,
और उसका तड़का लगाते हैं। तड़का लगने के बाद उसकी वरार हो जाती है, स्टीम हो जाती है और किचन में छजली और पंखे के पंख में चिपक जाती है। आप सीधा नींबू घिसते हो ना तो भी चिकास नहीं जाती है। तो अब ये डबल रिफाइंड तेल शरीर में जाके क्या करता होगा, सोचो जरा। हाँ, हमको पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो देसी घानी का कच्चा तेल खाइए या तो फिल्टर तेल खाइए। और अलसी, देखो ज्यादातर लोग मुखवास में अलसी खाते हैं लेकिन सारी रोस्ट करके खाते हैं। रोस्ट की हुई अलसी हार्ट ब्लॉकेज बढ़ाती है। आपको खाना है तो कच्चा खाओ या तो अलसी का कच्चा घानी का तेल लाओ, 1-2 चम्मच पी लो, आपके हार्ट के ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, तो ये कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट हाँ, ऑयल। कोल्ड प्रेस ले सकते हो। कोल्ड प्रेस सबसे बढ़िया है। ओके, थैंक यू। मैं क्विकली भानु जी को लेना चाहूंगी और उसके बाद सुरेश प्रजापति जी, प्लीज आप रेडी रहें। भानु वेलोड्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अनम्यूट का भेजा, आपको एक्सेप्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। પ્રકાશ ભાઈ બી છે ઓનલાઈન, સાહેબ ને કઈ પૂછવાનું હોય તો સાહેબ નમસ્તે। મને લાગે છે આપણે અનમ્યુટ કરવા પડે છે, લેટ મી અનમ્યુટ હિમ। हाँ जी, અનમ્યુટ એક્સેપ્ટ કરો। રાજેશભાઈ, મારે તો તમને પર્સનલી મળવાનું છે જરા પ્રોગ્રામ માટે। હા, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની બહુ જરૂર છે, નો ડાઉટ। પ્રોગ્રામની શરૂઆતમાં પ્રોબ્લેમ તમને નથી યાદ પણ કરીશ। ના ચોક્કસથી તમે આવશો તો અમારો અહોભાગ્ય। ના ના ના, અમારે બે બાજુ તલવાર છે, તો લાઈફસ્ટાઈલ બદલવું જ પડે એવું છે ને। કુદરતે થોડા બિઝી વધારે કર્યા છે એટલે બધું એના હજી ગેરફાયદા બહુ થયા નથી, પણ હજી ગેરફાયદા થાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈ નથી। ના, સાચી વાત છે। તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે? તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે પ્રકાશ? ના, પહેલે ગ્રુપમાં નથી, મારે પર્સનલ મળવું છે। ઓકે, પરફેક્ટ પરફેક્ટ। ના તો હું બીજા ક્વેશ્ચન, સુરેશ પ્રજાપતિજી, લેટ મી અનમ્યુટ હિમ। नमस्ते मैडम। નમસ્તે। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, તમે नमस्ते। हाँ Unmute- सुरेश कुमार जी पूछिए। ફરીથી અનમ્યુટ કરો, ये म्यूट ना થઈ। ये अनम्यूट છે। अनम्यूट છું। अच्छा, या हाँ जी, हेलो, बोलिए। मैंने महसाना में बहुत सारी शिविर अटेंड किया है जी, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। और अभी आपके राजेश सर के वो लिंक है, उसमें भी मैं ज्वाइंट हो गया हूँ और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरा सारा ग्रुप है, उसमें मैंने ज्वाइंट करवाया है अभी अच्छा। सबको। नहीं, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं, क्वेश्चन है, मेरे शुगर का क्वेश्चन है। अभी अच्छा, मेरे को शुगर है, तो मैं सुबह में खाना तो पड़ता है मेरे को, और मैं गोली दोपहर में लेता हूँ और शाम को लेता हूँ। अच्छा। देखो, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट कोई ऑर्गन है तो वो है लीवर। लीवर की चार्जिंग की कैपेसिटी और डिस्चार्ज की कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो शरीर में समस्याएं बढ़ने लगती है। तो हर व्यक्ति को, बीमार नहीं है उनको भी लीवर क्लींजिंग का एक प्रयोग कर लेना चाहिए। तो मेरे YouTube चैनल पे 299 नंबर का वीडियो है, वो पूरी लीवर क्लींजिंग की प्रोसेस दिखाता है। सब लोग एक बार उसको देख ले और साल में एक बार लीवर क्लींजिंग की प्रोसेस करेंगे ना, तो आप जो भी खाओगे उसका स्टोरेज भी बढ़ जाएगा और लंबे टाइम तक आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैटरी अपने आप चलती रहेगी। तो बैटरी को अपडेट करने के लिए, क्योंकि लीवर बदल नहीं सकते, उसको तो साफ करके ही चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत काम का ऑर्गन है और जिसका लीवर अच्छा काम करता हो उनके शरीर में समस्याएं कम रहती है। तो ये डायबिटिक पेशेंटों के लिए भी बहुत बढ़िया ये तरीका है लीवर क्लींजिंग का। यहाँ तो अपने पास टाइम नहीं है उसके ऊपर चर्चा करने की, लेकिन आप उसका वीडियो देख लेना एक बार। ओके, थैंक यू।
सारे वीडियो है, रुकना पड़ेगा, पर उनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है. जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन, राजेश पटेल एंड योगाहार या ग्रीन डॉक्टर, ऐसा कुछ लिखना, वो आ जाएंगे. या उनकी एक लिंक भी, आपकी अनुमति से मैं अपना एक अगला प्रोग्राम का फ्लायर रिलीज करना चाहूंगी. तो ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा अ ट्रिब्यूट टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू मूवी सॉन्ग्स पार्ट 2 ऑन मेंबर्स हेवी डिमांड. एक बार फिर हम ट्रिब्यूट टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू मूवी सॉन्ग्स पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो डॉक्टर तेजस नायक सर पूरे सेशन में हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे, और वो कौन सी मूवी में किस सॉन्ग्स में बजाया गया है वो भी हमको सुनाएंगे. लास्ट पार्ट 1 हमने 19 फरवरी को हमारे 88 सेशन में लिया गया था, जो सबने बहुत एंजॉय किया था और काफी सारा रिक्रिएशन मिला था सबको. इस बार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े. इट विल बी अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग प्रोग्राम. ये बहुत सारे सॉन्ग्स में कॉपीराइट होने की वजह से यूट्यूब पर ये नहीं आ सकता, इसको आप सबको लाइव ही देखना पड़ेगा. तो प्लीज डोंट मिस दिस सेशन. अभी ओनली 5 सेशन बचे हैं. 108 एपिसोड पे मैं ये जर्नी को कंप्लीट कर रही हूँ. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े. सो बहुत सारा समय सर आपका लिया राजेश भाई, पर मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. अभी सबकी लाइफस्टाइल और समय ऐसा हो गया, बहुत सारे नए नए डिजीज भी आ रहे हैं, सबकी लाइफ एकदम फास्ट हो गई है, तो सब कुछ जानते हुए भी कई बार उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं. पर आपने कुछ कुछ सिंपल सी, जैसे चबा चबा के खाओ, वो तो कहीं दूर लेके जाना नहीं है, छोटी सी बात है, पर उसके ऊपर आपने काफी सारा जोर दिया. तो ऐसे बहुत सारी टिप्स आपने हमें आज बताई है. सो थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, वो सब आपको जरूर याद करेंगे. Thank you everyone for sparing your valuable time, and thank you so much राजेश भाई once again. Thank you everyone. See you all next Saturday. जो लोग भी नए हैं और जुड़ना चाहते हैं बाकी के 5 सेशन में, they can write my number, बिल्कुल फ्री में है, 9925035920. That's my number, Leena Doshi. Once again I'm repeating, 9925035920. You can send me a message and I will join my group. अभी 5 सेशन भी हैं, तो आप जुड़ सकते हैं. Thank you very much. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.